देखिए बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोग कर रहे थे मॉलिक्यूलर कायरलिटी। तो मॉलिक्यूलर कायरलिटी में आपको हमने एक्सप्लेन किया था कि जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन एटम ऐसा हो जिसकी चारों बॉन्ड अलग अलग एटम के साथ या अलग अलग ग्रुप के साथ अगर अटैच्ड हैं तो इसको कहा जाता है कायरल कार्बन एटम, एंड दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कायरलिटी। अब अगर किसी कार्बन पे चारों बॉन्ड अलग अलग एटम के साथ अगर अटैच्ड हैं तो वो अपने मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो जो कायरल मॉलिक्यूल होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कायरल मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ देयर मिरर इमेज, और ये मेन कंडीशन होती है किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। तो कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, इसके लिए पहली कंडीशन है मॉलिक्यूलर कायरलिटी, और दूसरी कंडीशन है कि वो अपने मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, और तीसरी कंडीशन है कि उस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो या कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तभी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब कोई मॉलिक्यूल आप ले रहे हो तो ये हो सकता है कि उसमें एक ही कायरल कार्बन हो, या ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो। तो अगर एक ही कायरल कार्बन है तो एक कायरल कार्बन होगा, तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड हम ले रहे हैं, जैसे ये लिया जाए CH3, यहाँ पे लिया जाए CH3, यहाँ पे ले लीजिए COOH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। तो जो फिशर प्रोजेक्शन आपको कराए थे उस फिशर प्रोजेक्शन से आप देखो, तो फिशर प्रोजेक्शन में दो लाइन हम लोग ड्रा करते हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है उन दो बॉन्ड्स को जो हमारी तरफ होते हैं, और बाकी जो वर्टिकल लाइन पे दो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ये वो बॉन्ड होते हैं जो बोर्ड के पीछे होते हैं या ऑब्जर्वर से दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें तो इसके सामने अगर यहाँ पे मिरर रखिए और इस मिरर में जब इसका इमेज हम देखेंगे तो इसका इमेज देखिए यहाँ पे क्या होगा। इसका इमेज जब बनेगा तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे COOH, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इस दोनों स्ट्रक्चर में से इस पहले स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रखिए। तो अगर इसके ऊपर रखा जाएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा OH ग्रुप और OH के ऊपर आएगा हाइड्रोजन, यानी ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूलर कायरलिटी भी है, एक कायरल कार्बन है, मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो जैसे इसका रोटेशन देखिए, तो इसका रोटेशन होता है क्लॉकवाइज में, और अगर क्लॉकवाइज में रोटेशन है तो ये इसका होगा D फॉर्म, या इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं पॉजिटिव साइन से, तो प्लस से। अब जो इसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज में इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, और जब इसका स्ट्रक्चर इन्वर्ट होगा तो इसके ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो ये इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। बाकी और कोई चेंज है नहीं इसमें, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हुआ तो इसके ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन रिवर्स होगी, लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन दोनों मॉलिक्यूल का सेम होगा। अगर ये 5 डिग्री रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट की प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये जो दो पेयर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो पहली कंडीशन कि ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें कायरलिटी है। दूसरी कंडीशन मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजिबल है, बाकी इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं।
और अगर इसका मिरर इमेज हम ले रहे हैं तो उसका मिरर इमेज जो बनेगा वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर उसका मिरर इमेज हम ले रहे हैं तो उसमें उसका कन्फिगुरेशन चूंकि इन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन भी इन्वर्ट होगी और सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होगी, बाकी एक्सटेंट ऑफ रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन दोनों आइसोमर का सेम होगा। तो ये इसका डी फॉर्म है, ये इसका एल फॉर्म होगा, लीवो रोटेटरी फॉर्म होगा, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। तो इसमें एक टर्म आपसे पूछा जाता है इनएंसियोमर। नेक्स्ट वन इज इनएंसियोमर। इनएंसियोमर, अब इनएंसियोमर होते क्या हैं कि ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हों, तो अगर एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे तो इनका ऑप्टिकल रोटेशन सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो जैसे यही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा। तो दीज पेयर आर कॉल्ड इनएंसियोमर पेयर, इनको कहा जाता है इनएंसियोमर पेयर। तो ये दो कंपाउंड जो आपको दिख रहे हैं, दो स्ट्रक्चर, दीज आर इनएंसियोमर पेयर। अब इस इनएंसियोमर पेयर की प्रॉपर्टी आप देखो बेटा इसमें, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये दोनों मॉलिक्यूल सिर्फ इनके कन्फिगुरेशन में डिफरेंस है तो इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या डेंसिटी हो गई, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी, तो जो कॉमन केमिकल रिएक्शंस होंगे वो दोनों मॉलिक्यूल का सेम होगा, जैसे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये सब सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस होगा और इनका ऑप्टिकल रोटेशन भी सेम होगा, जितना रोटेशन इसका उतना ही रोटेशन इसका। केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ वो अलग होंगी जिसमें रिएजेंट भी ऑप्टिकली एक्टिव हो, जैसे अगर इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसी दूसरे रिएजेंट के साथ और अगर वो रिएजेंट भी ऑप्टिकली एक्टिव है तब तो इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, अदरवाइज दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो ध्यान रखिएगा, इनएंसियोमर पेयर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे हैव सिमिलर physical and chemical properties. They have same optical rotation, but the direction of rotation is opposite to each other. तो अगर ये 5 डिग्री का रोटेशन काज कर रहा है तो 5 डिग्री का ही रोटेशन आपको दूसरा भी देगा। तो यहाँ पे अगर ये 5 डिग्री रोटेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है तो इसका रोटेशन भी 5 डिग्री ही होगा, बस डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो ये हैं इनएंसियोमर पेयर। और इनएंसियोमर पेयर जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो जो भी कंपाउंड दिया गया हो उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसको मिरर के सामने रखिए और मिरर में जो इमेज आपको दिखेगी वही उसका इनएंसियोमर पेयर होगा। और मिरर इमेज में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ग्रुप या कुछ एटम की पोजीशन चेंज होती है स्पेस में, बाकी और कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए उनकी जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, ऑप्टिकल रोटेशन भी सेम होगा, बस डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। और कुछ पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी जिसमें रिएजेंट जिसके साथ रिएक्शन कराई जा रही है अगर वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा तब, अदरवाइज केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी दोनों ही इनएंसियोमर पेयर की। अब ये तो ऐसा कंपाउंड हमने लिया जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर है। अब दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लिया हमने कि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाए जिसमें 2 कायरल कार्बन हो या 2 एसिमेट्रिक सेंटर हो। अब 2 एसिमेट्रिक सेंटर अगर हैं तो उसका क्या सिचुएशन होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर हमको देखना है इसमें
compound compounds having two asymmetric carbon atoms, having two asymmetric कार्बन एटम्स या कायरल कार्बन एटम्स। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो, ऐसी जब सिचुएशन होती है तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे ले लीजिए OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो इस कंपाउंड में आप देखिए एक कायरल कार्बन यहाँ पे है, एक कायरल कार्बन यहाँ पे है। अब दो कायरल कार्बन हैं, इसका अगर हम मिरर इमेज लें यहाँ पे तो इसका मिरर इमेज देखिए, इसका मिरर इमेज यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे CH3 H H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आप देखो, तो अगर इस स्ट्रक्चर को इसके ऊपर रखा जाए तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो दो कायरल कार्बन भी हैं, अपने मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसके दो आइसोमर तो ये बन गए, एक आइसोमर ये हो गया, एक इसका मिरर इमेज। तो ये जो दो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों स्ट्रक्चर आप देखो, तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ये होंगे इनैंसियोमर पेयर, दीज आर इनैंसियोमर पेयर। तो दो तो ये आइसोमर हो गए इसके। अब इसका एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, और ये स्ट्रक्चर बन सकता है कि यहाँ पे जो दो एसिमेट्रिक कार्बन हैं यहाँ पे, इसमें से एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर दें और यहाँ पे सेम रखिए, तो एक नया स्ट्रक्चर ये बन गया इन दोनों के अलावा, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे भी कायरल कार्बन है। अब इसका अगर हम मिरर इमेज यहाँ पे लें तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे मिरर रख लीजिए और इसमें इसका इमेज बनाइए। तो इसका इमेज जब बनेगा यहाँ पे, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा ये आप देखिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया थर्ड और ये स्ट्रक्चर हो गया फोर्थ। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आप देखो बेटा, तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और अगर मिरर इमेज हैं तो ये भी एक दूसरे के इनैंसियोमर पेयर होंगे। तो एक इनैंसियोमर पेयर हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरा इनैंसियोमर पेयर आपको यहाँ पे मिल गया थर्ड एंड फोर्थ। दीज आर ऑल्सो इनैंसियोमर पेयर, इनैंसियोमर पेयर। तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले रहे हैं जिसमें दो एसिमेट्रिक कार्बन हैं और इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जिससे अगर इसको इंटरसेक्ट करें तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो दो ऑप्टिकल सेंटर इसमें दिख रहे हैं, दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, तो इसके टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं यहाँ पे? 4। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर 3 एसिमेट्रिक कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे 8। तो उसमें क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए उसका मिरर इमेज। फिर दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लीजिए उसका मिरर इमेज।
फिर दूसरे कार्बन पे कन्फिगुरेशन चेंज करिए, उसका मिरर इमेज, फिर तीसरे कार्बन पे कन्फिगुरेशन चेंज करिए और उसका मिरर इमेज। तो टोटल आपको 8 आइसोमर्स मिलेंगे। तो अगर हम कंसीडर करें कि ऐसा कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसमें टोटल n कायरल कार्बन हो और इस n कायरल कार्बन अगर इसमें इन्वॉल्व हैं और इसके टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आपसे पूछा जाए तो इसके टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं 2 पावर n। तो जैसे अगर एक ही कायरल कार्बन है तो उसके आइसोमर कितने मिले थे? 2। अगर 2 कायरल कार्बन है इसमें और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसके आइसोमर्स कितने होंगे? 2 पावर 2 दैट इज 4। और ये 4 देखिए यहाँ पे बने हुए हैं। यही अगर 3 ऑप्टिकल सेंटर हों या 3 कायरल कार्बन हो तो 2 पावर 3 दैट इज 8। यही अगर ग्लूकोज आप ले लीजिए तो ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर हम लेंगे तो टॉप पे CHO ग्रुप, बॉटम पे CH2OH और बीच में कार्बन, 4 कार्बन एटम जिस पे 1 हाइड्रोजन और 1 OH ग्रुप। तो उसमें चूंकि 4 कायरल कार्बन होंगे तो उसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे? 2 पावर 4 दैट इज 16। तो ग्लूकोज के टोटल 16 पॉसिबल आइसोमर्स होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 ही आइसोमर होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। बाकी उनका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, लेकिन नेचुरली सिर्फ 3 ही आइसोमर मिलते हैं जिसमें ग्लूकोज है, मैनोज है और इसके हिसाब से गैलेक्टोज। तो ऐसे अगर आप देखिए इसमें कि टोटल अगर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपसे पूछे जाएं कि ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें टोटल n कायरल कार्बन एटम है तो उसके पॉसिबल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे 2 पावर n इफ देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि जितने ज़्यादा कायरल कार्बन होंगे किसी मॉलिक्यूल में उतने ज़्यादा उसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे। अब अगर सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है तो उसका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसका मिरर इमेज वो एनेंसियोमर पेयर हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 अगर कायरल कार्बन है तो इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं? 4। अब इन 4 आइसोमर्स में आप देखिए कि जो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड है ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो ये होगा एनेंसियोमर। थर्ड और फोर्थ ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो ये भी होगा एनेंसियोमर। लेकिन अब अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करिए तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया जाए तो इसमें देखिए ये दोनों को कंपेयर करिए तो फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो एनेंसियोमर क्या होते हैं? मिरर इमेज। लेकिन ये फर्स्ट और थर्ड मिरर इमेज नहीं है। अब इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखिए तो ये इसको सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा। ध्यान से समझिएगा बेटा, इसको फर्स्ट को अगर थर्ड के ऊपर रखें तो इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीन आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड में कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है कि दीज आर नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजेबल। तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और ना ही सुपर इम्पोजेबल होते हैं, दीज आर कॉल्ड डायास्टीरियोमर पेयर। दीज आर कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स या डायास्टीरियोमर पेयर। तो एनेंसियोमर और डायास्टीरियोमर में अंतर क्या है कि एनेंसियोमर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल, बट डायास्टीरियोमर्स आर नाइदर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर नॉर सुपर इम्पोजेबल। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया आपने, अब फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करिए तो फर्स्ट और फोर्थ ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है
और ना ही सुपर इम्पोजिबल हैं, तो ये भी इसका डायास्टेरियोमर पेयर होगा। दिस इज ऑल्सो डायास्टेरियोमर, these are also डायास्टेरियोमर। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करिए, तो सेकेंड और थर्ड ये भी डायास्टेरियोमर होगा। सेकेंड और फोर्थ को कंपेयर करिए, तो सेकेंड और फोर्थ दिस इज ऑल्सो डायास्टेरियोमर। तो इसमें आपको देखिए टोटल 2 पेयर आपको इसमें मिल रहे हैं जो कि एनेंसियोमर हैं एक दूसरे के, और बाकी 4 पेयर आपको ऐसे मिल रहे हैं जो ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ना ही सुपर इम्पोजिबल हैं। इनको कहा जाता है डायास्टेरियोमर। तो दोनों टर्म ध्यान रखिएगा, एनेंसियोमर एंड डायास्टेरियोमर। एनेंसियोमर पेयर हर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा, चाहे उसमें 1 कायरल कार्बन हो, 2 कायरल कार्बन हो, 3 कायरल कार्बन हो। लेकिन डायास्टेरियोमर सिर्फ तभी मिलेगा जब 1 से ज़्यादा कायरल कार्बन होंगे। अगर सिर्फ 1 कायरल कार्बन है तो उसमें डायास्टेरियोमर पेयर नहीं मिलेगा। डायास्टेरियोमर के लिए कम से कम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होंगे तो भी बनेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो एनेंसियोमर होता है, एनेंसियोमर पेयर जो होते हैं उनका ऑप्टिकल रोटेशन सेम होता है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। लेकिन डायास्टेरियोमर की ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रोटेशन अलग अलग होता है। जैसे फर्स्ट और फोर्थ हैं, तो इसका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो इसका रोटेशन भी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन ये रोटेशन अगर 5 डिग्री कर रहा है तो हो सकता है कि ये 7 डिग्री करेगा, लेकिन डायरेक्शन सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी डिफरेंट होती हैं। तो एनेंसियोमर में जो मेजर डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाता है कि एनेंसियोमर में ऑप्टिकल रोटेशन सेम, डायरेक्शन अपोजिट। डायास्टेरियोमर पेयर की डायरेक्शन सेम बट एक्सटेंट ऑफ रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन आर डिफरेंट। तो ये तो हो गया बेटा इसमें डायास्टेरियोमर एंड एनेंसियोमर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को इसमें करना है, नेक्स्ट वन इज मीजो कंपाउंड्स। नेक्स्ट वन इज मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स। अब मीजो कंपाउंड्स में देखिए बेटा, इसमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंपाउंड हम ले रहे हैं COOH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और H, यहाँ पे H। इस कंपाउंड में आप देखो, ये कार्बन कायरल होगा, ये भी कार्बन कायरल होगा, 2 कायरल कार्बन हो गए। अब अगर 2 कायरल कार्बन हैं तो इसमें आप देखिए, अब इसका ऑप्टिकल रोटेशन देखिए, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन जब हम करेंगे तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन आपको मिलेगा दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में, और दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में जब इसका हम ऑप्टिकल रोटेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहली चीज़ देखिए इसमें कि यहाँ पे अगर एक हम प्लेन कंसीडर करें तो ये प्लेन कैसा मिलेगा आपको। देखिए यहाँ से अगर एक प्लेन हम कंसीडर करें यूँ, तो ये प्लेन देखिए इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज भी है, तो यह है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस कंपाउंड में ऑप्टिकल सेंटर है, कायरल कार्बन है। अगर इसका मिरर इमेज लिया जाए यहाँ पे, तो इसका मिरर इमेज अगर यहाँ पे हम लें तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे कैसे बनेगा। देखिए इसका मिरर इमेज ये बनेगा COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH।
इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आप देखो तो ये कार्बन भी रोटेशन काज करेगा, ये कार्बन भी रोटेशन काज करेगा, लेकिन यहां पे देखिए ये जो कार्बन है ये रोटेशन काज करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये कार्बन रोटेशन काज करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसका जो इनेंशियोमर पेयर है उसका स्ट्रक्चर रिवर्स हो रहा है, तो डायरेक्शन भी इसकी रिवर्स होगी और अब ये कार्बन रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, ये कार्बन एंटी क्लॉकवाइज में। तो इन दोनों फॉर्म में आप देखिए तो दोनों फॉर्म में क्या होगा कि इसमें देखिए अब यहां पे क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल का दो पार्ट और दोनों पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ऑप्टिकल रोटेशन इस पहले कार्बन का होगा उतना ही ऑप्टिकल रोटेशन दूसरे कार्बन का होगा। तो अगर ये 5 डिग्री रोटेट कर रहा है तो ये भी 5 डिग्री ही रोटेट करेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बन हैं, दोनों कार्बन का ऑप्टिकल रोटेशन सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो उस मॉलिक्यूल का आधा पार्ट जितना रोटेशन क्लॉकवाइज में कर रहा है उसका सेकेंड हाफ पार्ट उतना ही एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है, इसलिए इसका रिजल्टेंट रोटेशन क्या होगा 0। और रिजल्टेंट रोटेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन होते हैं बट दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की सारी कंडीशन को फॉलो करते हैं कि कायरल कार्बन भी है, मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है, लेकिन फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से मॉलिक्यूल का आधा पार्ट का रोटेशन दूसरे आधे पार्ट के रोटेशन से कंपनसेट होता है। तो इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। और इस इंटरनल कंपनसेशन का इफेक्ट क्या होगा कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड्स। इन्हीं को कहा जाता है मीजो कंपाउंड्स। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है लेकिन मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और मॉलिक्यूल का आधा पार्ट दूसरे आधे पार्ट के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल्ड करता है और इसकी वजह से उसका रिजल्टेंट रोटेशन होगा 0। इन कंपाउंड्स को कहा जाता है मीजो कंपाउंड्स। तो ये जो दो आइसोमर यहाँ पे बने ये दोनों क्या हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। अब इसका तीसरा स्ट्रक्चर हम बनाएं तो इसका तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, यहाँ पे देखिए इसका तीसरा स्ट्रक्चर दिस वन इज टॉप पे COOH, बॉटम में COOH। एक कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको एज सच रखिए, दूसरे कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया H और यहाँ पे OH। अब यहाँ पे देखिए अब इसको दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड तो करेगा लेकिन एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज नहीं है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बाकी ऑप्टिकली एक्टिव ये होगा, क्योंकि अगर मिरर यहाँ पे रखा जाए तो मिरर अगर यहाँ पे आप रखिए तो इसमें जो इसका इमेज बनेगा ये इमेज आप देखो तो इसका इमेज कैसे बनेगा, यहाँ पे इसका इमेज देखिए तो ये COOH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH एंड COOH। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं।
नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा देखिए, ये जो कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन रोटेशन करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये कार्बन भी रोटेशन करेगा क्लॉकवाइज में। तो दोनों कार्बन चूंकि क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं इसलिए इसका रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ये इसका पॉजिटिव आइसोमर हो गया। और यही सेम चीज यहां पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसका नेगेटिव आइसोमर। तो देखिए बेटा इसमें इसके पहले जो एग्जाम्पल हम लोग किए थे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, तो उसके टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने बने थे, 4। लेकिन यहां पे जो 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसमें से 2 स्ट्रक्चर क्या हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये मीजो फॉर्म है, दीज आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड्स। लेकिन अब इसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हुए, 2। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में होगा तो उसके टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 2 पावर n नहीं होंगे, उससे कम होंगे। तो ये तो हो गया बेटा इसमें मीजो कंपाउंड। अब मीजो कंपाउंड समझ लीजिए कि मीजो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होंगे और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो उसके जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो आप बना लीजिए। उसमें से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे जिसमें मॉलिक्यूल का हाफ पोर्शन या आधा पार्ट क्लॉकवाइज में रोटेशन करेगा और दूसरा हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करेगा। चूंकि दोनों पार्ट आइडेंटिकल हैं, दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन सेम होगा, इसलिए मॉलिक्यूल का आधा पार्ट उसी मॉलिक्यूल के दूसरे आधे पार्ट के रोटेशन को कैंसिल्ड आउट करेगा और उसका रिजल्टेंट रोटेशन क्या होगा, 0। इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशंस को फॉलो करते हैं, और कंडीशन क्या है, कायरलिटी एंड नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, वो दोनों फॉलो कर रहा है, बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो ये इंटरनल कंपनसेशन की वजह से, तो ये 2 तरह के कंपाउंड, देखिए 3 टर्म हो गए, तीनों टर्म को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इनएंशियोमर, इनएंशियोमर क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे ये दोनों क्या हैं, इनएंशियोमर पेयर होंगे, ये भी इनएंशियोमर पेयर होंगे। डायास्टेरियोमर, दे आर नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजिबल। जैसे फर्स्ट और थर्ड है, या फर्स्ट और फोर्थ है, सेकेंड और थर्ड है, सेकेंड और फोर्थ है, ये एक दूसरे के डायास्टेरियोमर पेयर हो गए। और मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से उनका ऑप्टिकल रोटेशन इंटरनल कंपनसेशन से कैंसिल्ड आउट होता है और इस वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दीज आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड्स। तो आज के लिए इतना ही, तीनों टर्म याद रखिएगा। अब कल आपको इसमें हम कराएंगे रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, जैसे मीजो कंपाउंड हैं वैसे ही रेसमिक मिक्सचर्स होते हैं। तो अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।